हेलो जी, नमस्कार। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। स्वागत है इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनट पे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के लिए सबसे जबरदस्त बैच। तो अपने दोस्तों तक सभी लोग पहुंचाएं, अपने लोगों से कहिए कि भाई 12th की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्ट हुई है सबसे जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन। तो इसलिए बिल्कुल इग्नोर ना करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है यूट्यूब में, जरूर अटेंड करें और अपने सभी दोस्तों को भी बताएं कि बेटा जी ये बैच आवश्यक नहीं, बहुत ज्यादा आवश्यक है क्लास 12th के लिए एज वेल एज नीट के लिए। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। उस एक क्वेश्चन की खातिर जनाब, वो एक क्वेश्चन की खातिर तुम्हें ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मैंने बहुत सिंपल वे में छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए हैं ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए। हम आज करेंगे लैंगिक जनन के अगले विषयों पे। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें छोटी छोटी बातें समझाई थी, आज मैं उसके आगे डिस्कशन करता हूं कि लैंगिक जनन तो हो गया जनाब, अब हम आगे कहां चलें। तो अब इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे पार्ट थे, उसमें हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपसे बहुत सारी बातें बताई थी, बहुत सारी बातें पूछी थी। आज मैं एक बार फिर सवाल पूछता हूं। मैं अभी भी दुखी हूं कि लगभग 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 लोग वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन पे आप लोगों की गैदरिंग जीरो है, 0 0 0। और जितने बच्चे देख रहे हैं उनमें से फॉलोइंग जो बच्चे हैं, हमें फॉलो करने वाले, उनकी भी संख्या बहुत कम है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, जरूर करें सब्सक्राइब हमारे चैनल को और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है, आपके लिए ही बनाया गया। इसमें आपको बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलते रहेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें वीडियो को। अगर पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, उसमें बहुत सारे ना इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का मतलब बहुत सारे पद होते हैं। उनमें से कुछ निषेचन से पहले, कुछ निषेचन के बाद, कुछ निषेचन से बाद में पहली चीजें। तो एक सबसे बड़ा इवेंट अगर हम बोले ना कि किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो वो होता है निषेचन अवस्था। वो क्या होता है बेटा? निषेचन अवस्था। ये इवेंट है फर्टिलाइजेशन इवेंट। इससे पहले पूर्व निषेचन अवस्था, इससे पहले जो होगा उसका नाम होगा पूर्व निषेचन अवस्था। यह प्रावस्था है जब निषेचन से पहले हम जाएंगे, और इसके बाद आ जाएगा बेटा पश्च निषेचन अवस्था। तो हमारे पास जीवन में दो अवस्थाएं हैं कि एक तो निषेचन अवस्था, एक निषेचन से पहले और निषेचन के बाद। सवाल यह है कि निषेचन का मतलब क्या होता है? निषेचन का मतलब होता है बेटा युग्मक का संलयन। युग्मक का क्या होगा? संलयन होगा। युग्मक का संलयन होना है, मतलब इसे इंग्लिश में अगर कहा जाए बेटा तो इसे अपन कहते हैं सिनगैमी। दो युग्मक मिलने जा रहे हैं। अब सवाल यह आ रहा है कि जिन दो युग्मकों को मिला रहे हो आप, उससे पहले क्या क्या जरूरी है? तो उससे पहले आपको दो इवेंट करने होंगे। सबसे पहले तो युग्मक बनाना पड़ेगा ना भाई। क्या बनाना पड़ेगा? युग्मक जनन करना पड़ेगा, मींस गैमेटोजेनेसिस करना पड़ेगा। एंड सेकेंड पॉइंट, मिलने से पहले उसका ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आपको करना पड़ेगा युग्मक का स्थानांतरण। तो स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स एंड गैमेट फॉर्मेशन। तो आपके पास ये इवेंट्स में इवेंट के अंदर इवेंट बनता चला जा रहा है। पहला युग्मक जनन होगा, दूसरा होगा युग्मक स्थानांतरण, फिर होगा तीसरे नंबर का युग्मक का संलयन। एट लास्ट पश्च निषेचन अवस्था में हमारे पास यहां पर चौथे नंबर का इवेंट आएगा, जिसको अपन कहेंगे बेटा भ्रूणावस्था। मतलब अब वो जो भ्रूण है वो आगे जाकर विकसित होगा। ठीक है, भ्रूणीय वृद्धि, भ्रूणावस्था, या ऐसा कह सकते हैं भ्रूणोद्भव। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव मतलब यहां पर एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, है ना, एम्ब्रियो बनने वाला है। तो वो सारी चीजें हो गई, ऑल डन, ऑल सेट। चलिए भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब मौसम खराब होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। रिप्रोडक्शन युग्मक जनन से स्टार्ट करेंगे, फिर युग्मक स्थानांतरण पे आएंगे, फिर आएंगे युग्मक संलयन पे, और फिर आएंगे भ्रूणोद्भव पे। आइए समझते हैं कि कितने प्रकार के इवेंट्स हो सकते हैं और इसमें हम किन किन विषयों के बारे में बात करेंगे। 3 इवेंट। पहला पूर्व निषेचन, निषेचन पश्च निषेचन, निषेचन पश्च अवस्था। डन हो गई बात? बढ़िया। पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट आता है जिसमें अपन पढ़ेंगे पूर्व निषेचन अवस्था। जितनी बातें मैं कह रहा हूं उतना ही कॉपी में लिखना, तुम्हारे नोट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। पूर्व निषेचन अवस्था। पूर्व निषेचन अवस्था में हम सबसे पहले बिंदु को पढ़ने जा रहे हैं। वेरी फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट युग्मक जनन।
अब युग्मक जनन को जानना है तो अभी हम सामान्य जीवों के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे जीवों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं जिसमें हम कौन से युग्मक क्या क्या बन रहे हैं, मतलब अलग अलग जीवों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं युग्मक जनन होता क्या है, युग्मक बनने की प्रक्रिया, मैं एक बात आपको बता दूं, कोई भी युग्मक हो, युग्मक कोई भी हो, हमेशा जो है ना उनके पास अगुणित होता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होप सो अगुणित को जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे उसको मैं बता दूं, अगुणित होते हैं। ये की लाइन है जो मुझे लगता है कि पढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि भाई दुनिया में जितने भी युग्मक हैं वो अगुणित होते हैं, मतलब उनके पास जोड़े में गुणसूत्र नहीं होता। जैसे हमको देखो, हमारे पास 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है ना, लेकिन अगर मैं स्पर्म की बात करूं तो सिर्फ 23 गुणसूत्र होते हैं। फीमेल के पास 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, लेकिन उसके ओवा में सिर्फ 23 गुणसूत्र होते हैं। वैसे ही युग्मक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक युग्मक बनता है, और युग्मक बनने वाली प्रक्रिया हमेशा अगुणित होती है। डन। युग्मक बनने वाला युग्मक जो बनेगा वो हमेशा अगुणित होगा। अब सवाल आता है कि अगर आप युग्मक जनन कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें बना सकते हैं। युग्मक हमेशा अगुणित होता है। युग्मक विभाजन से बनता है, यह 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार का होता है। और जब ये 2 प्रकार का होता है तो इनमें से सबसे पहला प्रकार होता है, पहला या तो नर युग्मक, एवं दूसरा पार्ट आएगा मादा युग्मक। ठीक है, दूसरा पार्ट आएगा नर युग्मक और मादा युग्मक। 2 प्रकार के युग्मक हमारे पास में होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक बात है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो नर युग्मक है ना वो कभी कभी एक जैसा होता है, कभी कभी अलग दिखाई देता है। अब देखो यहां पर 2 जो युग्मक है, युग्मक आकृति के आधार पर, यह पॉइंट अभी याद रखना, युग्मक आकृति के आधार पर, अब ये तो लिंग के आधार पर हो गया, आकृति के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तो एक होता है बेटा समयुग्मक। ध्यान समझना, जो डायग्राम है वो बड़ा जरूरी पॉइंट है, इसलिए उससे पहले डायग्राम इसलिए डाला है मैंने, समयुग्मक। दूसरा वर्ड आता है विषम युग्मक, विषम युग्मक। ठीक है, समयुग्मक और दूसरा पार्ट आएगा विषम युग्मक। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाता है समयुग्मक और विषम युग्मक। चलिए भाई, तो समयुग्मक का मतलब मैंने, अच्छा सभी आपको पता ही है समयुग्मक का मतलब होता है समान आकृति, समान आकृति, अलग आकृति, अलग अलग आकृति, अलग अलग प्रकार की आकृति। ठीक है, तो आकृति अलग अलग है तो आप उसे कह सकते हैं बेटा कि वो विषम युग्मक है। आइए देखते हैं 2-3 एग्जांपल है, जहां पे एग्जांपल की बात आ जाए ना तो एनसीईआरटी यहां पर कभी मार नहीं खाता, एनसीईआरटी उसे बार बार पूछ के ही मानता है। तुमसे क्या पूछा जा सकता है, आइए हम समझाते हैं। सबसे पहली बात, ये युग्मक छोटा वाला, इसको आप नहीं जानते होंगे। ये एग्जाम्पल है बेटा क्लैडोफोरा का, काहे का? क्लैडोफोरा। अब आप बोलेंगे क्लैडोफोरा का होता है जी, क्लैडोफोरा शैवाल होता, का होता? शैवाल होता, क्लैडोफोरा। ठीक, लिख लेना बेटा, शैवाल। कैसे दिखाई दे रहे हैं दोनों? दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, इनके पास फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, तो ये गतिशील भी होगा। कैसा होगा? गतिशील। ये पूछा जा सकता है, जिनके पास फ्लैजिला होता है ना लल्ला, वो गतिशील होते हैं। वो क्या होते हैं? गतिशील। जिसके पास पैर होगा वही चलेंगे ना, इसके पास पैर हैं, ये गतिशील होते हैं। दोनों एक जैसा, एकदम बिल्कुल एक जैसा। कैसे दिखाई दिए? समयुग्मक हुआ, बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा जी हमारा समयुग्मक। समयुग्मक के बाद ये इस तरफ वाला पार्ट है। अब ये देखो, ये जो है ना मादा है। कैसे पता चला? जो बड़ा दिखाई देता है ना जनाब, वो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक। ये भी बात सही है, प्रकृति में हर जगह जो है ना मादाओं को बड़ा स्थान मिला है, ये भेदभाव हुआ है। और ये जो है ना, ये छोटकू सा जो दिख रहा है ना, ये बेटा नर युग्मक है। दोनों की आकृति में कितना अंतर है तुमको दिख रहा है? देख रहे हो विनोद? बात बताओ जल्दी, क्या होगा ये? विषम युग्मक। क्या होगा लल्ला? विषम युग्मक होगा। ये बन गई बात। चलो, अब ये कौन है भाई? ये कौन है कौन? तो ये है हमारा एक बढ़िया एग्जाम्पल। नाम है इसका बेटा मादा युग्मक। ये था, ये नर युग्मक था, ये मादा युग्मक था। ये एग्जाम्पल है फ्यूकस का। फ्यूकस नीचे लिखा भी हुआ है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। फ्यूकस ये भी क्या होता है? शैवाल। फ्यूकस भी क्या है? शैवाल। अभी छोटे छोटे जीवों के बारे में आपको बताया जा रहा है, ये बात है। सबसे आखिरी में कौन दिखाई दे रहा है? ई भी विषम युग्मक है भाई। ये क्या है?
विषम युग्मक है। और विषम युग्मक में भी कैसा है बेटा, ये देखो यहां पर मादा कितनी बड़ी साइज का है और नर जो है क्या छोटा साइज है, नर और मादा, ये पॉइंट बनता है। तो नर और मादा दो दिख रहे हैं आपको यहां पर, और ये भी विषम युग्मक है। तो युग्मक जो बनता है कई बार आकृति समान रहती है, कई बार आकृति अलग रहती है, दोनों बातें हो सकती हैं, या तो समान या तो अलग, लेकिन सम युग्मक विषम युग्मक सीधा प्रश्न में पूछा जा सकता है। आपको ये पढ़ के पता रहना चाहिए कि किसमें कैसे होता है। अगर सेम साइज है तो बढ़िया, नहीं है अलग अलग है तो फिर अलग अलग आपको बताना पड़ेगा कि उसमें अलग अलग पार्ट है। बहुत बढ़िया। अब यहां पर पॉइंट आता है दो अलग बिंदुओं को लेकर। अभी तो हो गई आकृति के आधार पर पहला प्रकार हो गया। अब कभी कभी कुछ युग्मक जो है ना, नर मादा अलग अलग जीवों में बनते हैं। कई बार जो नर युग्मक जनन होता है वो एक ही जीव में हो जाता है। अब समझो यहां पर लिंग के आधार पर, दूसरा पार्ट क्या आता है, लिंग के आधार पर। अब लिंग के आधार पर का मतलब ये होता है कि मान लो एक जीव है, उसमें नर और मादा दोनों प्रेजेंट है, दोनों युग्मक एक ही जगह बन रहे हैं। तो यार नर युग्मक मादा युग्मक जब दोनों एक ही जगह बनेंगे उसे अपन क्या कहेंगे, द्विलिंगी। और जब नर युग्मक अलग और मादा युग्मक अलग बनेगा तो क्या बनेगा, एक लिंगी। तो लिंग के आधार पर दो प्रकार से हो सकते हैं बेटा। कुछ जीव होते हैं इनका नाम होता है द्विलिंगी। आप इसमें बताना, जब नर एवं मादा युग्मक एक ही जीव में हो, एक ही जीव से बने, एक ही जीव है उसी में नया युग्मक भी बन रहा है, नर भी बन रहा है, मादा भी बन रहा है, उसे द्विलिंगी कहेंगे। एक ही युग में बनता है, ठीक है, द्विलिंगी बनते हैं। और क्या होगा दूसरा, एक लिंगी बेटा। एक लिंगी क्या होता है, एक लिंगी जब नर अलग और मादा युग्मक अलग बने। जब नर युग्मक एवं जो दूसरा वाला पार्ट है मादा युग्मक अलग अलग बने। ये पॉइंट वही है, अलग अलग जीव में बने। जब नर युग्मक अलग युग्मक में बने और मादा अलग युग्मक में बने तो वो एक लिंगी कहलाते हैं। थोड़ा देखिए जरा, द्विलिंगी कौन कौन होता है, द्विलिंगी होता है कौन। और जीवों में एक एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है भाई, पौधों में तो बहुत सारे हैं, जीवों में एग्जाम्पल आता है केचुआ, द्विलिंगी होता है, समझ गए, बढ़िया। उसके बाद लीच जानते हो ना, जोंक जिसे अपन कहते हैं, जोंक, वो भी द्विलिंगी होता है। और सुने हो स्पंज का नाम जानते हो, वो भी द्विलिंगी होता है। ये तीनों का जरूर याद रखना। और एक लिंगी में भी तो हजारों पड़े हुए हैं, एक लिंगी का तो कोई मसला ही नहीं है। द्विलिंगी में ने भाई कौन कौन किस में द्विलिंगी होता है। अगर पौधों में जाओगे तो पौधों में क्या बोलेंगे, पौधों में कहना कि भाई कुकुरबिटा, कुकुरबिटा फैमिली, कुकुरबिटा फैमिली। अब कुकुरबिटा फैमिली में कौन आता है पता है, फैमिली में कौन कौन आता है, कुकुरबिटा फैमिली में आता है हमारे पास कौन कौन, खीरा, कद्दू, ककड़ी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुकुरबिटा फैमिली पौधों में आता है। बाकी जितने भी पौधे हैं वो सारे द्विलिंगी ही आते हैं, ठीक है, वो भी मान लेना। और नारियल मान सकते हो, ये एनसीईआरटी ने लिख रखा है इसलिए मैं याद कर करके लिखे जा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने यही लिखा है। नारियल, ये सब जो एग्जाम्पल है बेटा ये इसके आ गए। जंतुओं में ये हो गए केचुआ, जोक, स्पंज, और कुकुरबिटा फैमिली में और नारियल में आते हैं द्विलिंगी। अब एक लिंगी वाला पार्ट क्या है, एक लिंगी में तो भाई अपन को सबको पता है, एक लिंगी में तो अपन को सबको पता है, लीच है ना, और मतलब सॉरी केचुआ है, जोक है, स्पंज है, ये सब द्विलिंगी होते हैं। इनको ना द्विलिंगी ही कहा जाता है। हर्मोफ्रोडाइट कई जगह इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, पर आप इसे यही याद रखना। हिंदी में भी याद कर लो, इंग्लिश में भी याद कर लो, जो मन करने का मन करो पढ़ लेना। हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट, डन। तो ये हो गई बात हमारे हिसाब से भाई कि हर्मोफ्रोडाइट जो होता है ये बनता है। अब आगे बात एक लिंगी की, भाई जो ठीक है एक लिंगी कौन कौन है। एक लिंगी अब दुनिया भर के जानवर जितना भी तुम मान सकते हो वो सब एक लिंगी ही है। एग्जाम्पल हो गया मान लो काकरोच, ये बहुत पूछा जाता था, काकरोच, काकरोच जो है भाई इसी में आता है एक लिंगी में। अभी एग्जाम्पल भी आता है पपीता, ठीक है, पौधों में आ गया तो पपीता, पौधों में आया तो पपीता। ये सारे एग्जाम्पल कौन के एग्जाम्पल, ये है सारे एक लिंगी। कॉकरोच हो गया, और जितना तुम्हारा मन करे एक्सेट्रा लिख देता हूं मैं यहां पर, और इसमें भी लिख देता हूं एक्सेट्रा। ये सब दोनों जो है एक लिंगी कहलाते हैं लल्ला। तो द्विलिंगी में ये जो जंतु वाला पार्ट है ना, ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है कि स्पंज, लीच और केचुआ। चपटा कृमि भी एक आता है इसमें, ये तो गोल कृमि होता है, चपटा कृमि,
ठीक है, जिसे अपन टेप वॉर्म कहते हैं, ये सब 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 द्विलिंगी है। और उस तरफ वाला जो पार्ट है वो एक लिंगी है, कॉकरोच हो गया, पपीता हो गया, और जितने लोगों को भी और भी जानता है वो उसमें सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई बढ़िया, अब यहां तक कहानी हमको क्लियर हो गई। ये डायग्राम एनसीईआरटी के बने हुए रहते हैं, इनको देख लेना भाई। ये है केचुआ हमारा। केचुआ में तुमको बताना क्या पता है, केचुआ में किसी एक जगह पे तुमको वृषण दिखाई दे रहा है, किसी एक जगह पे अंडाशय, दोनों दिखा ना बेटा। जब दोनों है तो दोनों बनेगा भी, और जब दोनों बनेगा तो वहां पर स्ट्रक्चर जो आएगा वो द्विलिंगी ही दिखाई दे रहा है। डायग्राम देख लो इसको, ये ऐसे ही पूछा जाएगा। दूसरा, अब देखो कॉकरोच का है जी, कॉकरोच मादा अलग प्रकार की, नर अलग प्रकार का, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, तो नर मादा जो है अलग अलग है, इसलिए ये वाला पोर्शन बनेगा। तीसरा पॉइंट आ गया पौधों में, तीसरा पॉइंट आ गए पौधों में। ये जो पौधों वाले पार्ट में पूछा, पौधों में देखो यहां पर तो एक ही जगह में अंडधानी या मादा लैंगिक अंग और पूर्णधानी यानी नर लैंगिक अंग दोनों अगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये क्या है, ये द्विलिंगी है। और ये एग्जाम्पल सैवाल का है, द्विलिंगी जो है ये सैवाल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सैवाल का एग्जाम्पल इस तरीके से पूछा जाएगा कि ये इसका एग्जाम्पल है, इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। ठीक है, और मतलब अगर नाम भी पूछ दे कि किसका है, तो भाई सैवाल में याद रखना कारा, कारा, कारा सैवाल एक एग्जाम्पल आता है, कारा उसका एग्जाम्पल है। तो ये दोनों एक ही में प्रेजेंट है, नर और मादा। ये देखो यहां पर अंडधानी है, ये पूर्णधानी है, दोनों मिलकर बनते हैं। अब बेटा ये आगे, ये है हमारा पादप जगत का मार्केंसिया। पादप जगत का क्या है बेटा, मार्केंसिया, मार्केंसिया। और ये कैसा है बेटा, एक लिंगी है। कैसे पता चला, आइए देखते हैं। ठीक है, मार्केंसिया के बारे में कहा जाता है कि दोनों में देखो अंतर ढूंढो, बताओ फटाफट क्या अंतर नजर आ रहा है। नीचे की जड़ भी समान, ऊपर का ये भी भाग समान, सब समान, लेकिन ऊपर से डंडी के ऊपर में अगर देखोगे ये बड़ा सुंदर सा दिखाई दे रहा है भाई, एकदम व्यवस्थित सा। कुछ सुंदर दिखा कि नहीं दिखा, तुम बताओ, मैं अपनी नजर से नहीं बोल रहा हूं। ये सुंदर दिखाई दिया और ये दिखाई दिया। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इसमें पहचाने कैसे, पुरुष को और नर को कैसे पहचाने भाई, पुरुष और मादा को कैसे पहचाने, ये स्त्री धानीधर है कैसे देखेंगे, ये पुन धानीधर है, कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। तो कहानी होना, देखो कितना व्यवस्थित बढ़िया सा अरेंज है, मस्त। ठीक है, बढ़िया व्यवस्थित से अरेंज है, बढ़िया सब कुछ दिख रहा है कि हो क्या रहा है और क्या क्या है इसके पास में, सब दिख रहा है मस्त, एकदम सुंदर वाला। तो ये स्त्री है जो बढ़िया वेल अरेंज व्यवस्थित है, बढ़िया वो स्त्री है। और जो ऐसा हौच पौच एकदम बिना 15-20 दिन से नहाया नहीं, एकदम अजीब सा फैला हुआ है, बस वो क्या है, पुनधानीधर, वो मादा नर जननांग है। तो इस तरीके से हमारे पास एक और पार्ट आ गया, जैसे सबसे पहले आया दो पौधों में, जंतुओं में, तो ये तो भाई द्विलिंगी है। फिर ये एक लिंगी आ गया, ये फिर क्या है, एक लिंगी। देखो नर और मादा दोनों अलग अलग में प्रेजेंट है, दो अलग अलग जीवों में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर आ गया द्विलिंगी, फिर सैवाल, सैवाल का द्विलिंगी एग्जाम्पल कारा है। कहा है जी, कारा, कारा इसका एग्जाम्पल है, कारा में मादा नर दोनों पाए जाते हैं। और तीसरा पार्ट आ गया मर्केंसिया, चौथा नंबर का। मर्केंसिया में अगर स्त्री धानीधर है तो व्यवस्थित है तो स्त्री धानीधर है, और व्यवस्थित नहीं है तो पुन धानीधर है, और पुन धानीधर के आधार पर जो है मार्ग ये पर बनता है। इसके अलावा कुछ पुष्प देख लेते हैं, मान लो गुड़हल है, ये एग्जाम्पल कोई भी पुष्प है, जैसे मान लो तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, ये पुष्प है, और इसके लिए ज्यादातर वैसे माना जाता है कि स्वीट पोटैटो यानी सलजम होगा, सुलजम होगा। ये भी द्विलिंगी है, ये भी क्या है बेटा, द्विलिंगी। कैसे पता चला जी तुमको द्विलिंगी है, थोड़ा देखो, आंखें लगाओ, पता लगाओ। ठीक है, कि ये जो भाग है ये नर है, पुंकेसर है, ये वाला भाग अंडप यानी मादा भाग है, दोनों एक में ही प्रेजेंट है तो द्विलिंगी है। अगर दूर दूर है दोनों तो द्विलिंगी है, अगर दूर दूर है अलग अलग है तो एक लिंगी है ना, सॉरी एक मतलब द्विलिंगी है। ये एक लिंगी इसमें, एक लिंगी इसमें, और दोनों एक ही में है तो द्विलिंगी हो जाएगा। तो पॉइंट एकदम सिंपल सा है, बस उसको बस एक बार ऐसा यूटिलाइज करना है, एक बार यूज करना है, चीजों को समझना है। जब चीजें अपन समझ में आने लग जाएगी तो चीजें अपन को बनने भी लग जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक पॉइंट सबसे बड़ा निकल कर आता है कि ठीक है भाई चलो एक लिंगी, द्विलिंगी वगैरह 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 सब समझ गया मैं। अब पॉइंट आता है जो युग्मक बनता है वो बनता कैसे, जो युग्मक बनता है उसके बनने की प्रक्रिया होती कैसी, कौन सा विभाजन करता होगा आखिर युग्मक। तो अब पॉइंट आता है कि यहां पर एक सबसे जबरदस्त चीज को, सबसे बड़ा बैटल हम यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है युग्मक जनन। होगा कैसे, हर जीव में अपनी एक मात्र कोशिका होती है, हर जीव में अपनी मात्र कोशिका होती है, और वो फिर आगे विभाजन करते रहती है। जैसे देखो पौधों में खासकर शैवाल, और दूसरा वर्ड आ गया ब्रायोफाइट्स। दूसरा वर्ड क्या हो गया बेटा, फाइट्स, ब्रायोफाइट्स, शैवाल तथा ब्रायोफाइट्स।
ये दोनों ना अगुणित शरीर के होते हैं, इनके पास जो है ना अगुणित शरीर के होते हैं, इनके पास कुछ होता नहीं, अगुणित जनक होगा इसमें, अगुणित जनक, जैसे मतलब हम लोग के पास द्विगुणित होता है ना, उनके पास अगुणित जनक है। अब ये बात पक्की बात है बेटा कि ये जो विभाजन है शैवाल ब्रायोफाइट से अगुणित है, और जो युग्मक है वो तो पक्का अगुणित ही होना चाहिए, जो युग्मक है वो पक्का अगुणित ही होना चाहिए। तो युग्मक जो है बेटा याद रखना, शैवाल ब्रायोफाइट्स अगुणित जनक है, युग्मक भी अगुणित रहेगा। मुझे बताओ वो भी अगुणित ये भी अगुणित, कौन सा विभाजन किया होगा बेटा? विभाजन का नाम है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन है? समसूत्री विभाजन। तो आपसे पूछा जाएगा जब शैवाल और ब्रायोफाइट्स होते हैं, कौन होते हैं बेटा? शैवाल और ब्रायोफाइट्स होते हैं, तब आपके पास में जो अगुणित जनन होगा उसमें जनन अगुणित से अगुणित जो है वो बनेगा, अगुणित से अगुणित युग्मक बनेगा। ये समसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होता है। इसके बाद अगले पार्ट पे आते हैं। तो इसके बाद आ गया हमारे पास में, मान लो जिम्नोस्पर्म। क्या वर्ड आता है? जिम्नोस्पर्म। एवं दूसरा वर्ड आता है, इसे अपन कहते हैं एंजियोस्पर्म, जिसमें हम उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। इनमें क्या होता है बेटा? इनकी बॉडी द्विगुणित होती है, द्विगुणित बॉडी होती है। अब ये द्विगुणित बॉडी जो है विभाजन कर करके, द्विगुणित बॉडी जो होती है जिम्नोस्पर्म और इसकी एंजियोस्पर्म की, ये विभाजन करेगा। यहां से कौन सा विभाजन बेटा? अर्धसूत्री। तभी ना गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। तो गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए कई बार जो है अर्धसूत्री विभाजन लगता है। तो कभी भी याद रखना कि अगर कोई द्विगुणित है, अगर कोई द्विगुणित है, यही बात मैं आपको तक पहुंचा रहा हूं कि अगर कोई द्विगुणित है तो उसको जो है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अर्धसूत्री विभाजन आदि को देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल पॉइंट है कि द्विगुणित है तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, द्विगुणित है अर्धसूत्री विभाजन करेगा, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करेगा। जबकि युग्मक जनन में पौधों में अगर देखा जाए तो शैवाल ब्रायोफाइट अगुणित जनन के होते हैं, ये लोग युग्मक का निर्माण करते रहते हैं। बस ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि कौन कौन मतलब हैप्लॉइड वाले केस में है, कौन जो है समसूत्री वाले केस में, और कौन जो है इनमें से अर्धसूत्री वाले केस में। अर्धसूत्री प्रथम हो या द्वितीय हो, सारी कोशिकाएं ऐसे ही बनती हैं, ऐसा ही चलती हैं, ऐसा ही कॉन्सेप्ट बनता है, ये बात निकल कर आती है। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है, ये यहां पर लिखा हुआ है, याद रखना। विभाजन करने वाली कोशिका को, एक बड़ी जरूरी बात है ताकि हमारा बाकी बच्चे भी कंफर्म हो सके, विभाजन, ठीक है, करने की जो विभाजन करना होगा उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अर्धसूत्री होगा। क्या होगा बेटा? अर्धसूत्री। मतलब विभाजन करेगा तो अर्धसूत्री होती है, विभाजन होगा तो उस तरीके से काम करेगा। ठीक, अर्धसूत्री प्रकृति का काम करता है। मजेदार प्रश्न है। आइए देखो समान, क्योंकि ये तो कुछ लोगों में ही होता है ना, शैवाल और ब्रायोफाइट में, ज्यादातर लोगों में तो वही होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये वो वगैरह वगैरह, ज्यादातर चीजों में वही होता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी ऐसी द्विगुणित कोशिका हैं जिसने अगुणित युग्मकों का निर्माण किया है। ध्यान समझना, खासकर मनुष्य, बस समझ लो, कोई बड़ी चीज नहीं है, सब मनुष्य है। 46 गुणसूत्र होते हैं, युग्मक बनाते समय, स्पर्म ओवा बनाते समय गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? 23 हो जाती है। अगला प्रश्न, घरेलू मक्खी में 12 क्रोमोसोम है, बनाते समय अलग अलग हो जाता है, आपको बताना पड़ेगा कितना क्रोमोसोम बचेगा बेटा? आधा, 6। अब बताओ चूहा में कितने क्रोमोसोम होते हैं और कितने बचे? 21 होते हैं, उससे डबल होने चाहिए थे, लगभग जो है मान लो 42। और कुत्ता जो है 78 क्रोमोसोम का होना चाहिए, वहां पर कितना हो जाएगा बेटा? वहां हो जाएगा आपके पास में 34, 78 है ना, सॉरी 78 है तो 39, ठीक, 39। अब बिल्ली का जो है वो क्रोमोसोम है 19, तो मीनोसाइट है 19 का 38, डबल हो जाएगा 38। फल मक्खी 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी आधी गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 4। ऑफिनोग्लोसस जो होता है वो 8 रहता है, सॉरी फल मक्खी 8 रहता है, 4 हो जाता है। ऑफिनोग्लोसस जो है 630 रहता है, इसका जस्ट डबल कर देना 1260, ठीक है 1260। सेब जो है 34 से जो है वो रहता है, सेब का जो होता है 34 रहता है, तो इसका आधा कितना होगा बेटा? 17। ठीक, अब बताओ सेब में 34 है तो सॉरी सेब में कितना, सेब में 34 है तो उसमें 17, और धान में जो है उसमें 12 तो इसमें 24। ठीक है, मक्का में जो है 20 और उसके बाद हो गया यहाँ पर 10, 20 यहाँ पर क्या हो गया? 10। मक्का जो है वो, अच्छा मक्का है क्या? धान 24, 12, मक्का जो है 20 और 10, आलू जो है 24 का अपोजिट डबल हो जाएगा 48, बना लेना अपने हिसाब से। और तितली जो है 350 से जो 380 जो है तो वो हो जाएगा बेटा 100, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक मिनट है ना, 190,
190, ये आंसर हो जाएगा। और प्याज जो होता है वो 8 गुणसूत्र वहां पर है, तो इसके पास 16 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरे पॉइंट को बना सकते हैं कि अर्धसूत्रीय और समसूत्रीय विभाजन के बीच में ये रिलेशन बनता है कि जब भी आप विभाजन करेंगे तो आप पॉइंट करके बनाएंगे तो आपको ये चीजें बन जाती हैं। समझ आ रही बात? तो आपको ध्यान लगाकर बस पढ़ना है, ध्यान लगाकर बस सीखना है, कहीं कोई चीज मिस्टेक कर नहीं होगी। बस आप एक पॉइंट बना के लिख लेना कि भाई ये जो विभाजन है वो अलग तरीके से होता है, अलग तरीके से लड़ा गया पॉइंट वाला बनता है। यहां पर सवाल ब्रायोफाइट अगुणित पादप जो है युग्मक जनन करते हैं, तो वो युग्मक जनन समसूत्री विभाजन द्वारा होगा, जबकि द्विगुणित कोशिका जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का विभाजन करती है तो वो अगुणित कोशिका के द्वारा होती है, मतलब द्विगुणित से अगुणित कन्वर्ट हो जाती है। ये भी पॉइंट निकल कर आता है। उम्मीद है ये पॉइंट बड़ा सिंपल तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा, एकदम क्लियर करने की कोशिश की है, उम्मीद है एकदम सही समझ में आ गया होगा। ये युग्मकों का युग्मन है। अब हम यहाँ पे युग्मकों का स्थानांतरण और युग्मकों के युग्मन की बात करेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है, सारी बातें याद रखनी है, कहीं पे कुछ चीज छूटना नहीं चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें। अब मुझे इनमें से कॉमेंट सेक्शन के करके बताना कि प्याज में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, कुत्ते में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं। वीडियो देख लेना, फिर कॉमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें। बाय बाय।